हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल उत्तराखंड जीके वेरी इजी ट्रिक्स में। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे उत्तराखंड जीके टेस्ट सीरीज पार्ट 66 के बारे में, जिसे हम उत्तराखंड पोस्टमार्टम क्लासेस के नाम से जानते हैं, जिसमें हम 10 प्रश्नों के बारे में बात करते हैं और 10 प्रश्नों से संबंधित महत्वपूर्ण फैक्ट्स के बारे में बात करते हैं। अगर दोस्तों आपने इससे पहले के 65 पार्ट्स नहीं देखे हैं तो आप उन पार्ट्स को जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि आपके आने वाले एग्जाम्स में वो पार्ट्स बहुत महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। इसी के साथ साथ दोस्तों हमने उत्तराखंड की अपनी एक नई एप्लीकेशन बनाई हुई है, जिसका नाम है उत्तराखंड जीके वेरी इजी ट्रिक्स। यूट्यूब चैनल के नाम से ये हमारी एप्लीकेशन है, जिसे आप लोग प्ले स्टोर पर जाकर डाउनलोड जरूर कर लीजिएगा। और इसी प्रकार की टेस्ट सीरीज अगर आप देना चाहते हैं तो एप्लीकेशन से दे सकते हैं, या फिर अगर आप उत्तराखंड का कोई भी कोर्स या उत्तराखंड जीके या हिंदी का कोर्स पढ़ना चाहते हैं या अदर पीडीएफ्स पढ़ना चाहते हैं तो वो आपको हमारी एप्लीकेशन पे मिल जाएगी। इसी के साथ साथ हमने दोस्तों अपना एक टेलीग्राम ग्रुप भी बना रखा है, जिसमें टेलीग्राम में क्विज भी होती है, जिसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रहा हूँ। आप वहां से टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा और इस क्विज को भी फिर वहां से आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। और वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक जरूर करना है, कमेंट जरूर करना है, और अपने दोस्तों के साथ में भी वीडियो को जरूर शेयर करना है। वीडियो पसंद आती है तो जरूर बताना है। पहला प्रश्न है आज का हमारा, किस कुमाऊं कमिश्नर के समय कुमाऊं कमिश्नरी का कार्यालय अल्मोड़ा से नैनीताल स्थानांतरित किया गया था? रैमजे, बैटन, ट्रेल या फिर लुसिंगटन? तो बैटन के समय पे दोस्तों कुमाऊं कमिश्नरी का कार्यालय या मुख्यालय अल्मोड़ा से नैनीताल स्थानांतरित किया गया था। देखिए दोस्तों, कुमाऊं कमिश्नरी की स्थापना 1815 में होती है और सबसे पहले अल्मोड़ा जनपद के रूप में इसका गठन किया जाता है और अल्मोड़ा में ही कुमाऊं कमिश्नरी का मुख्यालय होता है। और 1815 से लेकर के 1854 तक क्या होता है, कुमाऊं कमिश्नरी का मुख्यालय क्या होता है, अल्मोड़ा में होता है। अब देखिए दोस्तों, दो फैक्ट्स यहाँ पे आते हैं कि कुमाऊं कमिश्नरी का मुख्यालय प्रारंभिक समय में कहाँ था, अल्मोड़ा में था। वर्तमान समय में कहाँ पे, नैनीताल जनपद में स्थित है या नैनीताल में स्थित है। और कुमाऊं कमिश्नरी का मुख्यालय अल्मोड़ा में कब स्थापित किया गया था, 1815 में स्थापित किया गया था। वहीं कुमाऊं कमिश्नरी का मुख्यालय अल्मोड़ा से नैनीताल कब स्थानांतरित किया गया, अगर यह प्रश्न पूछा जाता है दोस्तों तो परीक्षावाणी में इसका आंसर दिया गया 1854 और अजय रावत जी की किताब में इसका आंसर दिया गया है 1855। तो आप ये दोनों सन याद रख लीजिएगा, दोनों ऑप्शन कभी भी एक साथ नहीं आएंगे। आपको ये दोनों ऑप्शन में से जो भी ऑप्शन दिखेगा आप उसे सही कर सकते हैं कि कुमाऊं कमिश्नरी का मुख्यालय 1854-55 में अल्मोड़ा से नैनीताल स्थानांतरित किया गया था। वैसे अजय राउत जी की किताब में अक्टूबर 1855 में लिखा गया कि अक्टूबर 1855 में कुमाऊं कमिश्नरी का मुख्यालय अल्मोड़ा से नैनीताल स्थानांतरित किया गया था, लेकिन परीक्षावाणी में आपको 1854 मिल जाएगा। तो याद रखना है दोस्तों आपको, ठीक है। और किसके टाइम की यह घटना है, बैटन के टाइम की ये घटना है। आप बैटन के बारे में थोड़ा बहुत जान लेते हैं। बैटन के एक प्रमुख कार्य तो इनका यही है दोस्तों कि इनके समय पे कुमाऊं कमिश्नरी का मुख्यालय अल्मोड़ा से नैनीताल स्थानांतरित किया गया था। इसी के साथ साथ कुमाऊं कमिश्नरी को पृथक कुमाऊं कमिश्नरी के रूप में गठित किया गया था। और ऊपरी गंगा नहर का निर्माण कार्य पूरा 1854 में बैटन के समय पर ही हुआ था। 1850 में दोस्तों नैनीताल नगर पालिका की स्थापना बैटन के समय पर ही हुई थी। बैटन के समय पर ही दोस्तों, या बैटन के समय को ही कुमाऊं कमिश्नरी का स्वर्णिम काल कहा जाता है। बैटन के समय को क्या, कुमाऊं कमिश्नरी का स्वर्णिम काल या ब्रिटिश शासन का कुमाऊं में स्वर्णकाल किसके समय को कहा जाता है, तो बैटन के समय को कहा जाता है, ठीक है। बैटन के समय पर ही दोस्तों प्रथम ट्रेन या प्रथम इंजन चला था 22 दिसंबर 1851 को। कब, 22 दिसंबर 1851 को भारत में प्रथम ट्रेन इंजन या भारत में प्रथम ट्रेन चली थी। कहाँ से, रुड़की से लेकर पिरानी कलियर के बीच में, ठीक है। और जैनी लिड नाम का ये इंजन इसमें चलाया गया था, जो कि ऊपरी गंगा नहर के निर्माण कार्य हेतु इसे चलाया गया था। तो इतने फैक्ट्स आपको बैटन से याद रखने हैं। और ये पांचवें कुमाऊं कमिश्नर थे, जिनका टाइम पीरियड था 1848 से लेकर के 1856 तक। 1848 से लेकर 1856 तक इनका टाइम पीरियड था। और ये सारी जो पॉइंट्स है दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण है, आपसे एग्जाम में भी पूछा जा सकता है, ठीक है। आगे बात करते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, किस राज्य मतलब किस वर्ष राज्य में गुटखा और तंबाकू से बनी वस्तुओं के विक्रय पर रोक लगा दी गई थी? यानी कि किस वर्ष राज्य में गुटखा या तंबाकू से बनी हुई वस्तुओं के विक्रय पर रोक लगा दी गई थी? तो ये वर्ष था दोस्तों हमारा 2013, ठीक है। 2013 में क्या हुआ था, गुटखा, तंबाकू और तंबाकू से बनी वस्तुओं पर राज्य में रोक लगा दी गई थी। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। राज्य में नई पर्यटन नीति की घोषणा किस वर्ष की गई थी? 2019, 2001, 2015 या 2018? अब देखिए दोस्तों, उत्तराखंड राज्य को पर्यटन राज्य के रूप में विकसित करने की कोशिश की जा रही है, ताकि पर्यटन से यहाँ पे क्या हो, पर्यटन के कई सारे स्रोत यहाँ पे सोर्सेज हैं, तो उनका यूटिलाइजेशन हो सके। इसी के तहत दोस्तों सबसे पहले जब हमारे उत्तराखंड राज्य का गठन हुआ 9 नवंबर सन 2000 को, उसके जस्ट एक साल के बाद, या हम कह सकते हैं उसके जस्ट 5 या 6 महीने के बाद में 26 अप्रैल 2001, याद रखना है दोस्तों आपको, क्या 26 अप्रैल 2001 को राज्य में
उत्तराखंड पर्यटन नीति की घोषणा की गई थी। अगर आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि उत्तराखंड राज्य में सबसे पहले पर्यटन नीति की घोषणा कब की गई, या उत्तराखंड राज्य में सर्वप्रथम पर्यटन नीति कब लागू की गई पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए, तो वो तिथि थी 26 अप्रैल 2001 को। और यहाँ पर आपसे प्रश्न पूछा गया कि राज्य में नई पर्यटन नीति की घोषणा कब की गई, तो नई पर्यटन नीति की घोषणा की गई दोस्तों कब, 2018 में। याद रखना है आपको क्या, 2001 में 26 अप्रैल 2001 को सबसे पहले पर्यटन नीति की घोषणा की गई थी, और उसके बाद में 2018 में नई पर्यटन नीति की घोषणा की पर्यटन में विकास को बढ़ाने के लिए, ठीक है। और पर्यटन से संबंधित उत्तराखंड में कौन सा मॉडल अपनाया गया दोस्तों, पीपीपी मॉडल अपनाया गया। याद रखना आपको कौन सा, पीपीपी मॉडल, जिसे हम कहते हैं लोक निजी सहभागिता मॉडल पर उत्तराखंड में पर्यटन का कार्य किया जा रहा है। इसी के साथ साथ उत्तराखंड को धरती का स्वर्ग के रूप में विकसित किया जा रहा है। यहाँ पे पर्यटन वर्ष से उत्तराखंड राज्य को घोषित किया गया था। प्रचार प्रसार हेतु वेबसाइट्स बनाई गई हैं, या कला एवं पर्यटन उद्योग केंद्र बनाए जा रहे हैं, उद्योग पर्यटन केंद्र बनाए जा रहे हैं। उत्तराखंड पर्यटन विकास बोर्ड का गठन किया जा रहा है। पर्यटन संबंधी योजनाएं शुरू की जा रही है जो कि पर्यटन को बढ़ाने के लिए योगदान रखती हैं। तो दो प्रश्न यहाँ से याद रखने हैं। सबसे पहले पर्यटन नीति की घोषणा कब की गई थी, ये की गई थी 26 अप्रैल 2001 को। उसके बाद में नई पर्यटन नीति की घोषणा की गई थी कब, 2018 को। अब एक और प्रश्न दोस्तों यहाँ से बनता है कि उत्तराखंड राज्य को में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए उत्तराखंड सरकार के द्वारा किस वर्ष को पर्यटन वर्ष के रूप में घोषित किया गया था। तो दो वर्ष याद रखने हैं, 2001 और 2015 को उत्तराखंड सरकार के द्वारा पर्यटन वर्ष के रूप में घोषित किया गया था। और ये 2015 वाला क्वेश्चन अभी वैयक्तिक सहायक के एग्जाम पेपर में भी यूके ट्रिपल एससी के द्वारा पूछा जा चुका है, ठीक है। आज दोस्तों आपका एक होमवर्क का क्वेश्चन है आज की इस वीडियो के संबंध में ही, कि उत्तराखंड पर्यटन विकास बोर्ड की स्थापना कब हुई। ये आपका एक होमवर्क का क्वेश्चन है, उत्तराखंड पर्यटन विकास बोर्ड की स्थापना कब हुई और इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है। इसी के साथ साथ उत्तराखंड में पर्यटन रोजगार योजना की शुरुआत कब से हुई और इस पर्यटन रोजगार योजना को किस नाम से जाना जाता है। ये दो क्वेश्चन आपके आज के होमवर्क के क्वेश्चन है, जो कि मैं आपको पहले कई बार बता चुका हूँ। आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, उत्तराखंड जल विद्युत निगम लिमिटेड की स्थापना कब की गई थी, यानी कि यूजेवीएनएल, जिसे हम शॉर्ट में कहते हैं यूजेवीएनएल। तो यहाँ पे डायरेक्टली ये भी दिया जा सकता है, यूजेवीएनएल, उत्तराखंड जल विद्युत निगम लिमिटेड की स्थापना कब की गई। तो ऑप्शन देखिए, 12 फरवरी 2004, 12 फरवरी 2001, 12 फरवरी 2002 या 1 मार्च 2001। तो यूजेवीएनएल की स्थापना की गई थी दोस्तों कब, 12 फरवरी 2001 को। याद रखना है, अभी किताबों में दोस्तों ये सन दिया गया 1 अप्रैल 2001, 1 अप्रैल 2001। और सीजपाल का एग्जाम पेपर हुआ था जो 2018 17-18 में, वहां पे भी आयोग ने आंसर दिया था 1 अप्रैल 2001। लेकिन अगर आप यूजेवीएनएल की ऑफिशियल वेबसाइट पे देखेंगे तो वहां पे स्पष्टता लिखा गया कि यूजेवीएनएल की स्थापना 12 फरवरी 2001 को की गई थी। इसलिए अब आपको क्या करना है, ये दोनों सन याद रखने हैं कि उत्तराखंड जल विद्युत निगम लिमिटेड की स्थापना कब हुई, 12 फरवरी 2001 और 1 अप्रैल 2001, दोनों सन आपको याद रखने हैं। और यूजेवीएनएल का मुख्यालय कहाँ पे स्थित है, तो ये दोस्तों देहरादून में स्थित है। आप देखिए दोस्तों, आपने ऊर्जा संसाधन वाले लेसन में पढ़ा होगा कि ऊर्जा मुख्यतः तीन, मतलब ऊर्जा के उत्तराखंड में मेनली अगर हम बात करें तो तीन प्रमुख निगम है, ठीक है। एक तो है उत्तराखंड जल विद्युत निगम लिमिटेड, दूसरा है दोस्तों यूपीसीएल मतलब पिटकुल पावर ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन ऑफ उत्तराखंड लिमिटेड, और अगला है क्या, यूपीसीएल उत्तराखंड पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड। तो यूजेवीएनएल की स्थापना तो 12 फरवरी 2001 या 1 अप्रैल 2001 को हुई थी। अगला दोस्तों हमारा क्या, यूपीसीएल उत्तराखंड पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड, यूपीसीएल का मुख्यालय भी कहाँ स्थित है दोस्तों, देहरादून में ही स्थित है। अब यूपीसीएल की स्थापना कब हुई थी, एक्चुअलिटी में दोस्तों पता नहीं है। बहुत सारी किताबों में दिया जाता है कि 2001 में यूपीसीएल की स्थापना हुई थी, बहुत सारी किताबों में दिया गया है कि 2004 में हुई थी। तो आपको दोनों याद रख लेने हैं। एक तो आपको डेट याद रखनी है 12 फरवरी 2001, और दूसरी डेट आपको याद रखनी है 1 जून 2004। इन दोनों में से हम यूपीसीएल की स्थापना मानते हैं। यूपीसीएल का मुख्यालय भी कहाँ स्थित है, देहरादून में स्थित है, ठीक है। अगला दोस्तों हमारा क्या, पिटकुल पावर ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन ऑफ उत्तराखंड लिमिटेड, और पिटकुल की स्थापना कब हुई थी, 1 जून 2004 को हमारी पिटकुल की स्थापना हुई थी। पावर ट्रांसमिशन और कॉर्पोरेशन ऑफ उत्तराखंड लिमिटेड 1 जून 2004। और पिटकुल का मुख्यालय कहाँ पे स्थित है दोस्तों, तो पिटकुल का मुख्यालय स्थित है हमारा कहाँ पे, देहरादून में। तो तीनों निगमों का मुख्यालय हमारा देहरादून में ही स्थित है, जो कि एक काफी महत्वपूर्ण प्रश्न हमारा बन जाता है। अब अगर हम दोस्तों अगले प्रश्न की बात करें, एक और प्रश्न आता है उपनल। आप लोग रोज अखबार में पढ़ते होंगे कि उपनल के जरिए भर्ती होगी, उपनल के जरिए ये भर्ती होगी। तो उपनल की स्थापना कब हुई, ये भी अच्छा प्रश्न है। तो 1 मार्च 2004, 1 मार्च 2004 को दोस्तों उपनल की स्थापना हुई थी। अब एक और क्वेश्चन हमारा बनता है दोस्तों, उरेडा यानी कि उत्तराखंड रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी, उत्तराखंड रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी उरेडा की स्थापना कब की गई थी। तो 2001 में दोस्तों हमारा उरेडा की स्थापना होती है। जब 2001 में इसकी स्थापना हुई थी तो इसका मुख्यालय कहाँ पे था दोस्तों, अल्मोड़ा में स्थित था। अभी भी बहुत सारी किताबों में अल्मोड़ा दिया गया है, लेकिन वर्तमान में उरेडा का मुख्यालय कहाँ स्थानांतरित हो गया, देहरादून में। तो अगर आपसे पूछा जाता है कि उरेडा का मुख्यालय कहाँ स्थित है अब वर्तमान में दोस्तों, तो ये हमारा देहरादून में स्थित है। और उरेडा की स्थापना कब हुई थी, 2001 में हुई थी। और इसके तहत जो हमारे नॉन
या रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स हैं, सौर ऊर्जा, जल ऊर्जा, पवन ऊर्जा, इनका प्रयोग करके यहाँ पे क्या किया जा रहा है, विद्युत उत्पादन की कोशिश की जा रही है, या जल विद्युत परियोजनाओं को बढ़ावा देने की कोशिश की जा रही है। सोलर लाइट, स्ट्रीट लाइट, इन सब की जगह मदद से, या घराट या वाटर मिल्स को कैसे अपग्रेड किया जाए, इन सब चीज़ों के हिसाब से हमारे उरेडा का गठन किया गया है। तो इतने क्वेश्चन आपको यहाँ से याद रखने हैं जो कि इंपॉर्टेंट है और आपसे एग्जाम में भी पूछे जा सकते हैं। अब आपका एक और होमवर्क का क्वेश्चन है दोस्तों, आज काफी सरल सा क्वेश्चन है। बहुत बार मैंने बताया आपको कि उत्तराखंड में ऊर्जा नीति की घोषणा कब की गई थी, ऊर्जा नीति की घोषणा कब की गई थी, या उत्तराखंड में नई ऊर्जा नीति की घोषणा कब की गई थी, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। आगे बात करते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, किस संगठन का उद्देश्य बेगारी प्रथा का विरोध करना था? गढ़वाल यूनियन, डिबेटिंग क्लब, कुली बेगार संगठन, या फिर हैप्पी क्लब। ठीक है, तो मुख्यतः उद्देश्य दोस्तों जो बेगारी प्रथा का विरोध करना था वो था किसका? गढ़वाल यूनियन का। तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। वैसे कुली बेगार जो प्रथा बेगारी प्रथा के ही विरुद्ध में चलाई गई थी, जो कि हमारा 1921 से शुरू होती है। लेकिन इससे पहले दोस्तों एक संगठन था गढ़वाल यूनियन नामक संगठन, जिसके द्वारा बेगारी प्रथा का विरोध करना का उद्देश्य प्रमुख रखा गया था। तो गढ़वाल यूनियन के बारे में अब हम थोड़ी बहुत बात कर लेते हैं कि गढ़वाल यूनियन की स्थापना कब हुई थी। याद रखना दोस्तों आपको, गढ़वाल यूनियन की स्थापना हुई थी कब? 1901 में। कहाँ पे हुई थी? देहरादून में इसकी स्थापना हुई थी। मुख्यतः इसका जो उद्देश्य था वो क्या था? बेगारी प्रथा का विरोध करना था। अब आप लोगों ने कुली बेगार, कुली उतार, ये आंदोलन पढ़े होंगे दोस्तों। तो इसमें आप लोगों ने कुली बेगार में पढ़ा होगा कि तीन टाइप से हमारा ये चीजें चलती थी। एक था कुली बेगार, दूसरा था कुली उतार, और तीसरा था कुली बर्दाश्त। ठीक है, यानी कि कुली बेगार में क्या होता था कि सामान ढोना पड़ता था, उनका मजदूरी करनी पड़ती थी अंग्रेजों की, जिसके लिए उन्हें कोई भी वेतन नहीं मिलता था। कुली बर्दाश्त में क्या होता था कि जो भी व्यक्ति हमारा मतलब कोई भी अंग्रेज किसी गांव में जा रहा है तो उसके लिए रहने, खाने, भोजन की व्यवस्था करने, उसको राशन देने की वो व्यवस्था करने, ये सब चीज़ें हमारी कुली बर्दाश्त के अंतर्गत आती थी। अगला था कुली उतार, यानी कि अगर कोई भी व्यक्ति आ रहा है, अंग्रेज आ रहा है, तो उसके या अंग्रेज कहीं जा रहा है तो गाँव का एक व्यक्ति क्या करेगा? उसका सामान ढोने जाएगा, इसके लिए उसे कोई भी मजदूरी नहीं दी जाएगी। कुली बेगार, कुली उतार, कुली बर्दाश्त, इन तीनों से हमारा कुली बेगार आंदोलन का प्रारंभ होता है। मेनली अगर हम कहें 14 से 15 जनवरी 1921 को। ठीक है, लेकिन यहाँ पर उससे पहले की कंडीशन बताई गई दोस्तों कि जब बेगारी प्रथा चली थी, यानी कि प्रथा चल रही थी कि अंग्रेजों का मुफ्त में सामान ढोना था या उन्हें खाने की पीने की व्यवस्था देनी थी, वो कहीं भी जा रहे थे तो उनके साथ में चलना था। तो ये सब चीज़ों के विरोध करना प्रमुख उद्देश्य किसका था? गढ़वाल यूनियन का था, जिसकी स्थापना हुई थी कब? 1901 में। और गढ़वाल यूनियन की स्थापना कहाँ पे हुई थी? देहरादून में हुई थी। मुख्यतः सत्यप्रसाद रतोड़ी, बलदेव शर्मा और तारादत्त गैरोला जी के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। किसकी? गढ़वाल यूनियन की। ठीक है, डायरेक्टली आपको पॉइंट याद करना है 1901 में। उसके बाद में 1903 में दोस्तों इलाहाबाद हाईकोर्ट ने क्या किया था? कुली बेगार को असंवैधानिक घोषित किया था। ठीक है, कब किया था? 1903 में। अब कहीं कहीं ये 1904 भी दिया गया, तो आपको 1903 और 1904 दोनों ही यहाँ पे नोट कर लेने हैं। ठीक है, अब देखिए गढ़वाल यूनियन की स्थापना कब हुई थी? 1901 में हुई थी देहरादून में। अब गढ़वाल यूनियन के साथ साथ दोस्तों एक और था हमारा क्या? गढ़वाल हितकारिणी सभा। गढ़वाल हितकारिणी सभा की स्थापना भी कब हुई थी? 1901 में ही हुई थी। गढ़वाल हितकारिणी सभा कब? 1901 में। अब कुछ और सभाएं भी थी, उनके बारे में याद कर लेते हैं। सरोला सभा की स्थापना कब हुई थी? 1904 में, तारादत्त गैरोला जी के द्वारा। क्षत्रिय सभा की स्थापना कब हुई थी? 1919 में, जोध सिंह नेगी के द्वारा। गोरक्षणी की सभा की स्थापना कब हुई थी? 1907 में, धनीराय मिश्र के द्वारा। गढ़वाल भातृमंडल सभा की स्थापना कब हुई थी? 1907 में, मथुरा प्रसाद नैठानी जी के द्वारा कोटद्वार में। अमन सभा की स्थापना कब हुई थी? 1930 में। तो ये कुछ प्रमुख सभाएं हैं जो कि आपसे एग्जाम में भी पूछी जा सकती हैं। तो देखिए दोस्तों, एक ही प्रश्न से हमने कितना क्वेश्चन कर लिया। अब देखिए यहाँ पे भी आप लोगों के लिए दो क्वेश्चन है। डिबेटिंग क्लब की स्थापना कब हुई थी और किसके द्वारा की गई थी? हैप्पी क्लब की स्थापना कब हुई थी, कहाँ हुई थी और किसके द्वारा की गई थी? ये दोनों क्वेश्चन बहुत सरल से क्वेश्चन है, इनका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और मैं पहले ये चीजें बता चुका हूँ, आप लोग आपको चेक कीजिए कि आपको ये चीजें याद है या नहीं है। ठीक है, अगले प्रश्न की बात करते हैं। फूल संक्रांति को जौनपुर क्षेत्र में क्या कहा जाता है? तो फूल संक्रांति या फूलदेई भी हम इसे कहते हैं। तो फूल संक्रांति को ही क्या कहते हैं? फूलदेई, छम्मा देई, दे बखार, भर बखार, ये सब चीजें इनके संबंध में चलती है। ये क्या है? उत्तराखंड का क्या है दोस्तों? फूलदेई एक प्रमुख त्योहार है। प्रश्न एग्जाम में एक बार पूछा गया है कि उत्तराखंड में फूलदेई या फूल संक्रांति क्या है, इतना सरल प्रश्न पूछा गया है। तो ये मुख्यतः क्या है दोस्तों? हमारा त्योहार है। और फूलदेई त्योहार का जो आयोजन है वह चैत्र मास के प्रथम दिन, चैत्र मास के प्रथम दिन, यानी कि जो हमारा हिंदू नववर्ष होता है या हिंदू नववर्ष के प्रथम दिन फूल संक्रांति या फूलदेई या फूल संक्रांति नाम से उत्तराखंड में एक त्योहार मनाया जाता है, जिसे जौनपुर क्षेत्र में क्या कहा जाता है, यह प्रश्न पूछा गया है। तो जौनपुर क्षेत्र में दोस्तों इसे फुलियारी कहा जाता है। क्या? फुलियारी। क्या कहा जाता है? फुलियारी। तो फूल संक्रांति को जौनपुर क्षेत्र में फुलियारी कहा जाता है। आपने एक गाना भी सुना होगा, छैला फुलियारी फूलों की वाला। ठीक है, तो वही फूलदेई या फूल संक्रांति के संबंध में है। और फूलदेई का यह जो त्योहार है कब मनाया जाता है? चैत्र मास के प्रथम दिन मनाया जाता है, या कहीं कहीं जगहों पर ये चैत्र मास में स्टार्टिंग के 7 दिन या स्टार्टिंग के 15 दिन, इस प्रकार से बनाया जाता है। इसमें क्या करते हैं, जो बच्चे होते हैं, छोटे छोटे बच्चे टोकरियों में विभिन्न प्रकार के फूलों को चुनकर जाते हैं, घर घर में जाते हैं, उनकी देलियों में डालते हैं, वहाँ से गुड़, चावल,
कुछ पैसे, ये सब चीज़ें लेकर फिर क्या करते हैं, गाँव-गाँव में घूमते हैं, ठीक है। यानी कि इसे आप एक प्रमुख त्योहार के रूप में भी जान सकते हैं चैत्र मास के आरंभ में। याद रखना आपको दोस्तों ये, और ये त्योहार एक बसंतोत्सव उत्सव के रूप में भी मनाया जाता है, और इसे जौनपुर क्षेत्र में फुलझड़ी कहते हैं। अब यहीं से एक प्रश्न बन सकता है कि फूल संक्रांति या फूल देवी को जो हमारा जौनसार क्षेत्र था, जौनसार क्षेत्र में क्या कहते हैं, गोंगा कहते हैं, ठीक है। जौनपुर में फुलझड़ी और जौनसार क्षेत्र में इसे गोंगा कहते हैं। जौनपुर यानी कि जो टिहरी गढ़वाल के आसपास का एरिया जौनपुर क्षेत्र, ठीक है, और जौनसार यानी कि जो देहरादून के आसपास का जौनसार भाबर वाला एरिया, वहाँ पे इसे गोंगा कहा जाता है, ठीक है। अगला प्रश्न है कि चंदवंश की राजभाषा क्या थी, ठीक है। तो चंदवंश आपको पता ही होगा दोस्तों, चंदवंश कुमाऊं का एक प्रमुख राजवंश के रूप में जाना जाता है, जिसकी स्थापना सोमचंद के द्वारा की गई थी, ठीक है। अब चंद राजवंश की राजभाषा के बारे में यहाँ पे पूछा गया कि राजभाषा क्या थी, तो ये थी दोस्तों क्या, नेपाली मिश्रित कुमाऊनी। मेनली दोस्तों चंदों की भाषा को क्या कहा जाता था, जनभाषा कहा जाता था, ठीक है। यानी कि जनमानस को अपने आदेशों से अवगत कराने हेतु इसे जनभाषा कहा गया, जो कि क्या थी, नेपाली मिश्रित कुमाऊनी थी, ठीक है। अब चंद्र राजवंश के बारे में कुछ और चीजें बात कर लेते हैं। राजभाषा जो थी नेपाली मिश्रित कुमाऊं। चंद्र राजवंश का राज्य चिन्ह क्या था, तो चंद्र राजवंश का राज्य चिन्ह था दोस्तों क्या, गाय, गाय, ठीक है। और गाय ऑप्शन में नहीं होगा तो आप गरुड़ भी कर सकते हैं, गाय था, ठीक है। और एक और प्रश्न यहाँ बनता है, चंद्र राजवंश में राजधानी के लिए किसके शब्द का प्रयोग करते थे, बुंगा, राजबुंगा, राजपुर या राजधानी, इन सब चीजों का प्रयोग करते थे। चंद्र राजवंश की प्रारंभिक राजधानी कहाँ थी, चंपावत में। चंद्र राजवंश के बाद में स्थायी राजधानी कहाँ बनी, अल्मोड़ा में बनी, ठीक है। एक राजा था चंद्र राजवंश का, देवी सिंह। देवी सिंह के समय पे चंद्र राजवंश की राजधानी कहाँ पे थी, देवीपुर में थी। और चंद्र राजवंश की कुछ शीतकालीन राजधानियां भी थी, कहाँ कहाँ पे थी, रुद्रपुर में, काशीपुर में और बाजपुर में। रुद्रपुर में, काशीपुर में और बाजपुर में क्या थी, चंद्र राजवंश की शीतकालीन राजधानियां थी, ठीक है। पंचायती राज व्यवस्था का प्रारंभ चंद्र राजवंश में किया गया था और सोमचंद के द्वारा इसका शुरुआत की गई थी। इसी के साथ साथ ऐपल व्यवस्था का प्रारंभ भी चंद्र राजवंश में किया गया था और मुख्यतः सोमचंद के द्वारा ही ऐपल व्यवस्था की शुरुआत भी की गई थी। इसी के साथ साथ दोस्तों चंद्र राजवंश में जो ताम्रपत्रों के उत्कीर्णक होते थे उन्हें सुनार या सूत्रधार कहा जाता था, और ताम्रपत्रों के जो लेखक होते थे उन्हें जोईसी या फिर ज्योतिषी कहा जाता था, ठीक है। और चंद्र राजवंश में जो अलग हमारा लोहे वोहे का काम करते हैं उन्हें ओढ़, राजमिस्त्री या लोहार, इस टाइप के नामों से भी जाना जाता था, ठीक है। और ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है चंद्र राजवंश के बारे में, और इतनी चीज़ें फिलहाल दोस्तों आप याद कर लीजिएगा। बाकी अगली वीडियो में हम एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ में मिलेंगे और अगले प्रश्नों के बारे में बात करेंगे। आज के हमारे प्रश्न यहीं पे समाप्त हो जाते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक जरूर करना है दोस्तों, आपने अपने दोस्तों के साथ आपको चैनल को शेयर जरूर करना है दोस्तों। और अभी तक आपने हमारी एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं करी हुई है तो आप एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए। अगर आपका उत्तराखंड का सिलेबस पूरा हो गया दोस्तों तो आप उत्तराखंड की टेस्ट सीरीज जरूर ज्वाइन कर लें प्ले स्टोर पर जाके, हमारे एप्लीकेशन में जाके, ताकि आपको एग्जाम में थोड़ा सा हेल्प मिल जाए और आप अपनी तैयारी को भी जान सके कि आप कितने पानी में हैं, आपको कितने अधिक मेहनत की आवश्यकता है, क्योंकि सितंबर के बाद में आप लोगों के एग्जाम पेपर होने शुरू हो जाएंगे। धन्यवाद।